तो जब मालदेव इधर उधर हमले कर रहा था चारों तरफ, तो उसने जैसलमेर पर भी हमला किया। तो जैसलमेर वालों ने कहा भाई पोखरण रख ले, लड़ाई मत मत कर। तो उन्होंने अपना एक इलाका दे दिया, लड़ाई नहीं की। तो मालदेव एक बार तो वापस आ गया, लेकिन उन जैसलमेर वालों को बाद में उन्होंने बैठ के आपस में सलाह मशविरा किया कि भाई आज अपने इसको पैसे टक्के दे के या जमीन दे के वापस भेज दिया, ये इस बात की गारंटी थोड़ी है वापस नहीं आएगा। हमने तो देखा है कि 1533 में बहादुर शाह को रणथंभौर का किला देके संधि की गई थी, अगले साल वो तो वापस आ गया। तो मालदेव का क्या भरोसा अगले साल वापस आ जाए? ऐसे कब तक रुपए देते रहेंगे इस आदमी को, कब तक जमीनें देते रहेंगे इस आदमी को? तो क्या किया जाए कि इसका कोई परमानेंट इलाज देखना पड़ेगा भाई। तो क्या परमानेंट इलाज तो लड़ाई है, और वो फिर अपना इलाज कर देगा। तो क्या किया जाए? तो लूणकरण की राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है उमा दे। क्या नाम है? तो किसी ने सलाह दी कि यार उमा दे की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं, एक तीर से दो शिकार। ये तो जैसे उमा दे सुंदर राजकुमारी है, उमा दे के लिए हमें एक अच्छा राजा चाहिए, और मालदेव से बड़ा हिंदू राजा इस समय हिंदुस्तान में कोई भी नहीं। तो उमा दे की शादी यदि मालदेव के साथ होती तो इससे अच्छा कुछ भी होगा नहीं। दूसरा, यदि हम उमा दे की शादी मालदेव के साथ कर देंगे तो मालदेव अपना जवाई, तो फिर हमला नहीं करेगा, तो हमले से भी बच जाएंगे और राजकुमारी के लिए अच्छा वर भी मिल जाएगा। तो उमा दे का रिश्ता किसके लिए भेजा गया? मालदेव तैयार ही बैठता, उसने कहा मुझे लगन बताओ कब आना है, अपने ब्याह करने के लिए आ जाएंगे। कहते भाई नियत समय पे मालदेव जी अपनी बारात लेके जैसलमेर पहुंचे। मालदेव जी खूब यूं बारात के अंदर हाथी घोड़े ऊंट लिए हुए वहां जब जैसलमेर पहुंचे, तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आए, घर के जोधपुर के राजा की बारात आई है, मालदेव जी की बारात आई है। जैसलमेर के किले में भी इस प्रकार की सारी बातें चले, कह रहे राजा की बारात आई हुई है, इतनी अच्छी बारात आई, इतनी बड़ी बारात कभी जैसलमेर ने पहले कभी देखी नहीं थी, राजा हाथी पे बैठा हुआ इतना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ यूं बातें चले। शादी किसकी होने वाली है? उमा दे। राजकुमारी को लगे अरे यार मेरी शादी की इतनी बातें हो रही है, सब लोग बारात देख देख के आ रहे हैं और मेरे को बातें बता रहे हैं, पर चूंकि मैं दुल्हन हूं, मैं किले से बाहर जा नहीं सकती, इसलिए मैं तो बारात भी नहीं देख सकती। तो उसके मन में बारात देखने की। तभी किले की जो महिलाएं थी वो बारात का डेरा देखने के लिए चली गई। बारात का डेरा, डेरा समझते हो? जहां बारात रुकती है उस जगह क्या बोलते हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। वही रुकती है ना। तुम यूं सीरियस हो गए थे फालतू में, है ना? इंग्लिश मीडियम वालों को तो वो डेरा कुछ ही नहीं होता। हमारे गांव में स्कूल होती है ना, वहां हम बारात को रोक लेते हैं, टावरों कर देते हैं छुट्टी, और वहां बारात रुक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेरा। डेरा मतलब घर है जी। तो पहले बारात का डेरा देखने के लिए महिलाएं जाया करती थी। महिलाएं जब डेरा देखने जाती तब एक लोकगीत गाया जाता अपने जल्ला। तो उधर भाई महिलाएं सारी बारात का डेरा देखने गई, उमा दे अब थोड़ी अकेली बैठी। तो उमा दे को लगा कि अरे यार देखो मैं बाहर तो नहीं जा सकती, पर किले के ऊपर चढ़ के देख ही सकती हूँ, और किला सबसे ऊंचा होता है, किले के ऊपर चढ़ोगे नीचे का सब कुछ दिखाई देगा। तो उमा दे अपनी बारात को देखने के लिए किले के ऊपर जा रही है। जब वो किले की सीढ़ियां चढ़ रही थी ऊपर जाने के लिए, तो एक कमरे में उसे लड़ाई की आवाजें आई। उसने कान लगाया तो उसके मम्मी पापा ही लड़ रहे थे, और लूणकरण अपनी रानी को कह रहा था कि आज मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को पकड़ के मार दूंगा। और रानी कह रही थी क्या बात करते हो, अपना जवाई काय का जवाई है, थोड़े दिन पहले आक्रमण करने के लिए आया था और डर के मारे बेटी देनी पड़ रही है, वरना इसका तो मैं मुंह नहीं देखूं। अब युद्ध में तो इसको मार नहीं सकते, आज फेरों में अकेला आएगा वहां पे मार देंगे। अरे अपनी बेटी विधवा हो जाएगी, उसने कहा सती कर देंगे, फिर इसको मारूंगा मैं आज, और यदि तू बोली ना किसी को बताया तो पहले तेरे को मारूंगा मैं। अब बेचारी वाता जोड़ी करेगी, मत करे ऐसे, उसने चुप बस। उमा दे ने जब ये बात सुनी तो अब बेचारी उसके समझ में नहीं आए कि एक तरफ उसके पिताजी हैं जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसको होने वाला पति है। तो उसको लगा अपने किसका साथ दें, पर उसे लगा कि हिंदू धर्म में सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है, मेरी सगाई तो हो ही रखी है, ब्याह करने के लिए आया हुआ है, और मुझे किसका साथ देना चाहिए? मालदेव। और उसने मालदेव के पास समाचार भिजवाया कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावधान रहना, आपके साथ विश्वासघात किया जा सकता है। मालदेव जी ने जैसे ही पर्ची पढ़ी, मालदेव जी ने कहा थैंक यू, पहली बात तो मैं इनसे वैसे नहीं मरता, तूने बता दिया, थोड़ा और ध्यान रख ले। वो डाकी टाइप का आदमी था, ऐसे काय मरे वो। तो उसने कहा बाकी मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा। तो जोधपुर से जो बारात गई हुई थी उसमें दो एक बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, उनको मालदेव ने कहा तुम दोनों का एक ही काम है, लूणकरण को फेरों में आने नहीं देना है, लूणकरण बाहर ही रहना चाहिए। उनका साहब चिंता मत करो। मालदेव जी फेरों के लिए अंदर गए। लूणकरण जब अंदर जाने लगा तो उन दोनों कहा अरे कहां जा रहे हो, इतनी दूर से बारात आई है, कोई बैठो दो घड़ी, कोई बातचीत करो, दो पैक लो, पैक बनाओ भाई, एक पैक बनाओ, लूणकरण जी के लिए पैक बनाओ। लूणकरण ने कहा नहीं नहीं मुझे कन्यादान करना होगा। चौप, कन्यादान कोई कर देता है, कन्यादान तुम्हारा बेटा कर देगा, कन्यादान तुम्हारा भाई कर देगा, कन्यादान तुम्हारे परिवार का और कोई सदस्य होगा वो कर देगा, तेरी क्या आवश्यकता कन्यादान करने की? और ये मैंने भी केवल फिल्मों में देखा, कन्यादान पापा करते हैं, बाकी गांव में कन्यादान कोई कर देता है।
है ना, भाई काका चाचा पंडित जी को जो दिखते हैं ना, पंडित जी उससे कन्यादान करवा लेते हैं। ये फिल्मों में दिखाते हैं, कन्या के पिताजी को बुलाइए, है ना। अब कन्या के पिताजी को उसी टाइम गायब होना होता है, भगवान जाने कहां चले जाते हैं, फिर इधर उधर से उनको ढूंढ के लाना पड़ता है। बाकी मैंने फिल्मों में और शहरों में दो बातें देखी, एक तो कन्यादान पिताजी से करवाओ, एक मैंने फिल्मों में और शहरों में देखा कि लड़की की शादी में लड़की के भाई भी नए कपड़े पहनते हैं। बहन की शादी, आप नए कपड़े छोड़ो, आपको 3 दिन नहाने का टाइम नहीं मिलता है, और यदि आप नए कपड़े पहन के घूमते हो तो आपके घर वाले कहते हैं ब्याह तेरे होगे, नहीं मेरा तो नहीं, तो तू क्यों तैयार होके घूम रहा है। और मान लो यदि पहन भी लिया आपने तो भी खराब होने हैं, क्योंकि वो काम वैसे कराएंगे कि भट्टी खोद, और आप भट्टी खोद रहे हैं, वो कहेंगे टेंट के वो रोप भाई, तो आप टेंट रोप रहे हैं। ये मैंने शहरों में देखा, कितने भले लोग हैं यहाँ पे, लड़की के भाई भी एकदम जोधपुरी कोट पैंट पहने हुए, ऊपर तक बटन बंद किए। मुझे लगता है इनके काम कौन करता है, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा इनके पास रुपए हैं, तो इनके पास वेटर वगैरह होते हैं वो काम कर लेते हैं। अपने पास वहां पे इतने रुपए नहीं है, इसलिए अपने लगता है हम खुद काम करेंगे, और अपने लगता है नहीं बहन की शादी में भाई काम करेगा तो कौन, नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि अपने पास दूसरे संसाधन है नहीं। फिर मुझे लगता है अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया, कम से कम हलवाई तो बुला रहे हैं, वरना पहले मेरे याद है गांव में हलवाई आते, हलवाई जी का काम इतना होता था कि बूंदी निकाल दो, शादी के नाम में लड्डू बूंदी हुआ करती, तो आप तो बूंदी बूंदी निकाल दो, तो बूंदी बूंदी निकाल देते, बाद में टाबरों को बिठा दे लड्डू बनाओ, और वैसा सारे दिन बैठे बैठे लड्डू बनाते। ये ना बाइसेप और ट्राइसेप दोनों मछलियां बनी हुई रहती थी, और यूं शाम को तो हाथ करड़े हो जाते थे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करने पड़े आग, पर फिर भी उनमें मजा आता था कि कोई नहीं, बनाते बनाते बीच में बूंदी कहां देखी हुई थी भाई साहब, बूंदी मिल जाती गांव के अंदर, इससे बड़ी मिठाई क्या हुआ करती थी, तो टाबर उसमें राजी थे कि यार ठीक है। कुल मिला के लूणकरण जी को फेरों के अंदर अंदर जाने नहीं दिया, लूणकरण जी को बाहर ही बिठा लिया। आप फेरे आराम से संपन्न हुए, दूसरे दिन उमा देवी की विदाई होने लगी। पहले जब राजकुमारियों की शादी होती, जब उनकी विदाई होती, तो उनके साथ काम करने के लिए महिलाएं दी जाती, दासियां दी जाती। उन दासियों में एक दासी दी गई भारमली। कौन दी गई? बारमली के लिए कहा जाता है कि बारमली जब पैदा हुई थी, होते उसके मम्मी पापा ने फेंक दिया था उसको, किसकी बच्ची थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी भी अपने अखबारों में पढ़ते हैं नवजात कन्या को हॉस्पिटल में छोड़कर भागे माता पिता, अभी भी अपने पढ़ते हैं नवजात कन्या को झाड़ियों में छोड़कर चले गए घर वाले, किसकी है पता नहीं। आज मान लो ऐसा हो गया, आप सुबह सुबह कोचिंग से आ रहे हो, आपको अचानक लगेगा अरे यार कोई बच्ची को इसे छोड़ के चला गया, आपने क्या करेंगे, हॉस्पिटल फोन करेंगे, पुलिस को फोन करेंगे, बचाएंगे उस बच्ची को। उस समय हॉस्पिटल पुलिस राजा ही हुआ करता था। तो जब बारमली को उसके माता पिता छोड़ के गए, किसी ने जिसने देखा उसने लाके राजा को दे दी, साहब ये बच्ची वहां पड़ी थी आपके राज्य में, को छोड़ के चला गया। राजा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। उमादेवी के साथ में बड़ी हुई थी, तो उमादेवी की बहुत अच्छी सहेली थी, तो उमादेवी ने कहा कि भाई मेरे साथ में जो लड़कियां भेजी जाए, जो दासियां भेजी जाए, उसमें एक साथ में किसको भेजो, बारमली, ताकि मेरा मन भी लग जाएगा। शाम को मालदेव जी अपने महल के अंदर आ गए, उमादेवी तब तक अपना श्रृंगार वगैरह कर रहे थे, तो मालदेव जी ने समाचार भिजवाया कि भाई मालदेव जी आ गए हैं वहां पर। तो उमादेवी को लगा मुझे श्रृंगार करने में समय लगेगा, तो भारमली पास में बैठती, उन्होंने भारमली कहा भारमली जाओ और भारमली जाके कहो कि मुझे अभी आने में समय लगेगा। भारमली सुंदर थी, मालदेव जी नशे में थे। ये बात उमादेवी को पता चली, उमादेवी ने कहा लिचड़ आदमी, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, और उसने कहा इस आदमी का तुम आज के बाद मुंह भी नहीं देखो। उसने वास्तव में मुंह नहीं देखा, उसने केवल फेरे लिए थे। बाद में वो यहां से हाथों हाथ चले गए थे अपने तारागढ़, अजमेर तारागढ़ रहे थे खूब दिनों तक। जब शेरशाह ने हमला किया था तब इनका पहले प्लान अजमेर की तरफ से आ रहा था शेरशाह, तो इनका पहले प्लान यह था कि अपने अजमेर लड़ेंगे जाके और अजमेर में शेरशाह को रोक लेंगे। तो उमादेवी को जब ये बात पता चलती है, उमादेवी शेरशाह उसको मालदेव को मैसेज करती है कि भाई मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ पे आके शेरशाह से लड़ने वाले हो, तो आपको आने की आवश्यकता नहीं, आप सेना भेज दो, मैं सेना को संभाल लूंगी, मैं लड़ लूंगी। फिर फाइनली इनके तय हुआ कि अजमेर नहीं लड़ेंगे, अपने जैतारण लड़ेंगे। तो इन्होंने अजमेर खाली किया था। अजमेर खाली किया तो जोधपुर के पास में गांव पड़ता था कोसाना नाम करके, वहां पे उमादेवी को शिफ्ट किया, भाई आप यहाँ पे आके रह सकते हो, अजमेर तो खाली करेंगे। फिर वो कई दिन तो यहाँ पे रहे थे। फिर उनका ननिहाल था केलवा, तो लास्ट में कहां पे चले गए थे, केलवा। मालदेव की एक अन्य रानी से बेटा हुआ था राम सिंह। कौन हुआ था? राम सिंह को गोद ले लिया था, राम सिंह वहां रहता था उनके साथ में। फिर केलवा के अंदर जब वो रहते थे, उनको समाचार मिला कि मालदेव की मृत्यु हो गई, तो केलवा के अंदर मालदेव के कपड़े भेजे गए थे, पगड़ी भेजी गई थी मालदेव की, भाई मृत्यु हो गई। वहां पर केलवा में उसके साथ सती हो जाती है।
वो महिला कहती है भाई मालदेव ने मेरे साथ पति होने का धर्म नहीं निभाया, मैं मेरे पत्नी होने के धर्म से पीछे क्यों हटूं? पूरी जिंदगी उसने मालदेव का मुंह नहीं देखा, पूरी जिंदगी मालदेव से नाराज रही, इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं कि भाई जब इधर आपके उमा दे यहां पर थी, जोधपुर के पास में कोसाना वाले इस गांव के अंदर थी, मालदेव तब तक वापस कब्जा कर चुका था जोधपुर के ऊपर, तो मालदेव को लगा कि यार मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से और चली गई उमा दे, चली गई, तो मुझे उमा दे को मनाना चाहिए। तो मालदेव ने अपने दरबार में बहुत अच्छे कवि थे जिनका नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था? ईसरदास जी को भेजा कि ईसरदास जी जाओ और जाके किसको मना के लेके आओ? उमा दे को। ईसरदास जी गए, ईसरदास जी ने जाके उमा दे कहा कि उमा दे गलती इंसान से ही होती है, मालदेव से गलती हुई, और यदि कोई बंदा अपनी गलती को स्वीकार कर ले, रिग्रेट कर ले, कन्फेंस कर ले उस पे, तो गलती माफ कर दी जानी चाहिए, माफ करने वाला बड़ा होता है। आप वापस पधारिए, जोधपुर चलिए, आप पटरानी बनेंगे, आपका बेटा होगा वो जोधपुर का राजा बनेगा। उमा देन का नाम, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे? उन्होंने वापस कहा है कि मालदेव जोधपुर का राजा, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत का राजा, 10 लोगों के बीच में पैरों पैर पकड़ेगा आपके, माफी मांगेगा, इज्जत बढ़ेगी आपकी। तो उमादन वापस कहा कि सरदार जी आप कह रहे हो ऐसे, मैं कह रहा हूं मेरी गारंटी आपकी इज्जत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो उमादेव को सरदार जी राजी करके लाते हैं। ये बात पता चलती है बाकी रानियों को कि कौन आ रही है, उमादे। तो बाकी रानियां जानती थी कि उमादे आ गई तो उमादे पटरानी बनेगी, उमादे पटरानी बनेगी तो अपनी दुकानदारी चलेगी नहीं। तो एक कवि और थे, उनका नाम था आसानंद जी। क्या नाम था? तो उन्होंने आसानंद जी को कहा कि आसानंद जी सुना आपने कुछ क्या कि उमादे वापस आ रही है? उनका हाँ सुना तो है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना, महिला की इज्जत नाम की कोई चीज होती है, उमा दे दी एक बार ठोकर मार के चले गए, वापस थोड़ी आना था। आसानंद जी ने कहा ये बात तो सही है, तो आप करो कुछ इंतजाम। तो आसानंद जी जिधर से उमा दे आ रहे थे उधर सामने जाके खड़े हो गए और रास्ते में जोर जोर से दोहे बोलने शुरू किए कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू उठान। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब होता है पति, तज मतलब छोड़ दे, मान मतलब इज्जत सम्मान। मान रखे, यदि इज्जत रखनी है तो पति को छोड़ दे। पीऊ रखे तजमान, और यदि पति रखना है तो इज्जत छोड़ दे, इज्जत रखनी है तो पति छोड़ दे। दो दो गेंद ने बंधु, गेंद मतलब होता है हाथी, गेंद मतलब दो दो गेंद ने बंधु, दो हाथियों को नहीं बांध सकते एक एक खंबू ठाण एक ही जगह पे। जैसे एक जगह पे दो हाथी बंधे नहीं रह सकते क्योंकि आपस में लड़ेंगे, वैसे इज्जत और पति दोनों एक साथ है। अभी तुम्हारी इज्जत है उमा दे, लोग दूर दूर तक बातें करते हैं कि रानी हो तो उमा दे जैसी हो जिसने अपने पति की एक गलती पर उसके वैभव को, उसके साम्राज्य को, उसके राजत्व को ठोकर मार दी। तुम वापस आ जाओगी, तुम्हें जोधपुर का राज्य मिलेगा, तुम पटरानी बनोगी, तुम्हें सारे सुख वैभव मिलेंगे, पर इज्जत नहीं मिलेगी। उमा दे ने कहा ना, अपने को चाहिए फुल इज्जत। उमा दे वापस चली गई थी। तो उमा दे को लाने वाले तो कौन थे, वापस भेजने वाले कौन थे? चलो उमा दे का किस्सा तो अलग से खत्म हुआ। भारमली तो मालदेव के पास रह गई भाई, वो तो मालदेव के पास ही। एक दिन बारमली अपने को जैसलमेर की तरफ टकाटक देखे, उधर लगातार उधर ही उधर देखे, रात का टाइम और मालदेव ने, बरसात हो उधर जैसलमेर की तरफ, बिजलियां चमके, और मालदेव ने बारमली से पूछा कि तुम्हें पीहर की याद आती है? तो रोई। उसने कहा क्यों नहीं आएगी, मेरा बचपन बीता वहां पे, खेली कूदी वहां पे, आज इतने साल हो गए मैं जैसलमेर वापस जा नहीं पाई। चली जाओ, कल चली जाओ। उन्हें किस मुंह से जाऊं, जैसलमेर वाले कल को कहेंगे कि भाई तेरी वजह से हमारी राजकुमारी का घर टूट गया, तो मैं कैसे जाऊं वहां पे? उसने कुछ ही नहीं कहेंगे, मैं लेटर लिख के भेजता हूँ। और मालदेव ने एक दिन लेटर लिख के भेजा कि भारमली आ रही है जैसलमेर वालों, यदि किसी ने कुछ कह दिया तो देख लेना। कौन के भाई, उससे पंगा कौन ले। भारमली जैसलमेर गई। जैसलमेर का जो राजा था, उसका जो राजकुमार था, उस राजकुमार के ऑलरेडी 3 रानियां थी, पर भारमली सुंदर थी। वो राजकुमार भारमली के आसपास में चक्कर काटे, तो उन तीनों रानियों को लगा भाई ननद का घर बर्बाद हुआ, अपने वाला बाउंड्री पे खड़ा है, अपने वाला कभी भी बर्बाद हो सकता है। तो उन तीनों रानियों में से एक जो रानी थी, वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा। कौन सी जगह? वहां का एक बंदा था बाघा कोटड़िया। क्या नाम था? कोटड़ा का इसलिए कोटड़िया, बाघ सिंह उसका नाम था, तो क्या हो गया बाघा। संग्राम सिंह का संगा, तो बाघ सिंह का क्या हो गया बाघा। उस बाघे कोटड़िया की बहन थी, और बाघा कोटड़िया बड़ा जोरदार आदमी था, डाकू टाइप का आदमी था। उस टाइम अमीरों को लूट के गरीबों में बांटे, रॉबिन हुड टाइप के बंदे होते हैं इस प्रकार के। तो उन तीनों रानियों ने आपस में बातें की कि भाई तेरा भाई बाघा कोटड़िया इस मुसीबत से निकाल सकता है अपने को, वरना अपना घर बर्बाद हो जाएगा। तो बहन बाघे कोटड़िया को अपने भाई को बुलाती है, बाघे कोटड़िया को बुला कहती है भाई देखो वैसे तो आप बड़े भैया हो, आपसे ऐसी क्या बात बताऊं, पर कौन सी छुपी हुई है। ये बारमली हमारी ननद का घर, उमा दे का घर बर्बाद करके आई है, आजकल यहाँ आ रखी है, और आपके जमाई साहब जो है वो कभी भी उधर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, हमारा घर टूट जाएगा। बाघा चिल बंदा, बाघे ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा।
कल एक काम करना, कल जब मैं जाऊं तो तिलक निकालने के लिए तुम मताड़ा इसको भेज देना। अपने बहन के घर जाते हैं, आते हैं तो बहन तिलक निकालती, आते जाते तिलक निकालते हैं घर में, और जाते हैं तब कहते हैं भाई सीख देनी है। कोई मेहमान घर में आता है, तिलक निकाल के कहते हैं भाई सीख देनी है। क्या देनी है? तो मेहमानों को जब विदाई करते हैं उस समय तिलक निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीख देना। क्या कहते हैं? याद रखना, कोई आरपीसी पूछेगी कि सीख देना क्या होता है, तो विदाई के समय मेहमानों को जो तिलक वगैरह निकाल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो सीख का मतलब ये होता था भाई, नहीं कहते अभी भी रास्ते में ध्यान रखना, कुछ खाना पीना मत, तो ये सीख ही तो है। अभी तो घर वाले कहते ही होंगे आपको, आप आ रहे हो, अब तो क्या पता कहते, पहले तो हमें तो वैसे और कहते थे बस में से हाथ बाहर मत निकालना है ना, कोई बिस्किट खिलाए तो बिस्किट खाना पहले ये था लूट लेगा कोई इनको, है क्या अपने पास लूटने के लिए? रुपए 150 जेब के अंदर है, क्या लूटेगा रहे इनका? अपने तो खुद ही मगो, इधर उधर देख रहेंगे और किसी को मिल जाता अपने लूटे। तो वैसे वो सीख देना, तो उसने कहा सीख देने के लिए तू मत आना और भारमली को भेज देना। उसने कहा ठीक है। दोनों बहन भाई ने आपस में बातचीत की। अगले दिन बागा सुबह सुबह उठा, उठते ही सुबह बिना मुंह धोए बिना चाय पिए अपने ऊंट पे जाके बैठा। जैसलमेर वाले भाग के, अरे क्या गलती हुई, अचानक कैसे जा रहे हो आप? उसने कहा नहीं मेरे कोई काम आ गया। अरे सीख तो ले जाओ। तो कहा मेरी बहन को कहो फटाफट आगे तिलक निकाल दे। अंदर जाके उसकी बहन का, भाई आप तुम्हारा भाई जा रहा है, बागा तिलक निकाल दो उसके। तो उसने यूं नाटक किया, उसने कहा अरे मैं तो नहाई नहीं, मैं तो ओढ़नी किधर चली गई, पूजा वाली थाली कहां पर है? बारमली नहा धो के टकाटक एकदम तैयार बैठी थी। तो उसने बारमली को कहा कि बारमली तिलक कित निकालना, तू निकाल दे। बारमली ने कहा मैं निकाल देती हूँ। तो बारमली तिलक निकालने के लिए बाहर गई, और जैसे तिलक निकालने लगी बागे ने हाथ पकड़ा, ऊंट पे बिठा लिया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागे को बारमली से, बारमली को बागे से प्यार हो गया। राजस्थान की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी है बागा भारमली। जहां तरवरता है मोरियोर, जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब होंगे वहां वहां हंस होंगे, जहां जहां शराब होगी वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बागा होगा वहां वहां भारमली होगी। ये बात मालदेव जी को पता चलेगी, भारमली को कौन ले गया? बागा। तो मालदेव जी ने कहा आक्रमण करो रे और लेके आओ। तो लोगों ने समझाया कि साहब बागा डाकू टाइप का आदमी है, आक्रमण करें और आगे की तरफ भाग जाए, हाथ नहीं है तो अपनी बेइज्जती होगी। कि साहब जोधपुर की सेना गई और बागे जैसे डाकू को भी पकड़े नहीं पाई। तो मालदेव ने कहा रुको रुको, होल्ड होल्ड। वो उम्मादे आ रहे थे एक दिन, इस सरदार जी मना के ला रहे थे, तो सामने जाके दो एक और बोल रहा था रे। तो आसानंद जी ने कहा मैं था। तो आसानंद जी तुम्हारे चक्कर में उम्मादे वापस गई, अब तुम किसको लेके आओगे? बारमली। आसानंद जी ने कहा ठीक है। तो आसानंद जी बारमली को लेने के लिए बागे के पास गए। आसानंद जी वहां गए, वहां जाके बागे को पता चला कि आसानंद जी जैसे बड़े विद्वान मेरे पास आ रहे हैं। बागा बड़ा राजी हुआ, आसानंद जी का स्वागत किया उसने, शिकार करने के लिए अपने साथ में लेके जाए, अपने साथ में रखे, पूरा स्वागत सत्कार करे, बारमली अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए। आसानंद जी ने देखा कि यार बागा मेरी कितनी इज्जत करता है, बारमली बागा को कितना प्यार करती है। आसानंद जी वहीं रह गए। आसानंद जी वापस आए नहीं, मालदेव का तू जाने तेरा काम जाने। फाइनली जब बागा मरा था तो भारमली उसके साथ सती हो गई थी, आशा जी पागल हो गए थे। आसानंद जी जगह जगह बागा बागा करके घूमते रहे। उधर जब पाकिस्तान में रियासत पड़ती है अमरकोट, अभी हम अमरकोट जिसका जिक्र कर रहे, अमरकोट राणा जी को पता चला इस बात का कि आसानंद जी जैसे महान विद्वान पागल है इस समय, कपड़े उपड़े फट गए, बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं। तो उन्होंने बुलाया आसानंद जी को, आसानंद जी को बुला, आसानंद जी मेरे पास रहो, कोई बात नहीं, बागा मर गया, मालदेव के पास जा नहीं सकते आप, यहाँ रहो। और पूरा बेचारा ध्यान रखे, पूरा स्वागत सत्कार करे, पूरी इज्जत दे, बात बात में एकदम हुंकारे भरे उनके। पर आसानंद जी थोड़ी देर में यूं बातें कर गए। एक बार मैं बागा वहां गए थे, बागे ने ये किया, बागे ने वो किया, तो उसका ईगो हर्ट हुआ राजा का, और उसने कहा यार बागा था तो डाकू, मैं यार राणा हूं, दो चार मेरी तारीफ भी कर दिया करो। तो आसानंद जी ने कहा तुम बागे की जुत्ती के बराबर नहीं। तो उस राणा ने कहा कि इसका मतलब आप बागे का नाम लेना कभी बंद नहीं करोगे कि नहीं? तो उसने कहा ठीक। उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया, पोते को बुलाकर तेरा यदि दादा एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। और पोते ने अंदाजा लगाया कि 7-8 घंटे की रात होती है, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और उसने आसानंद जी को जाकर कहा कि दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशंस एक रात यदि नाम नहीं लोगे तो आपकी कोई असर पड़ेगा? आसानंद जी ने कहा देख बेटा वैसे नहीं रहा जाता, पर तू जब इतना कर ही रहा है तो आई विल ट्राई। शाम को भाई कहा गया आपका समय शुरू होता है। अब आसानंद जी को पता था बागे का नाम निकल जाएगा, तो आसानंद जी राम 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 करना शुरू कर दिया। राम जी का नाम लेंगे तो एक बार बागे का नाम नहीं, पर डोकरे से 10-15 मिनट राम जी लिए गए। 10-15 मिनट बाद तो जोर जोर से कहा बागा आओ बड़े घर कोटड़ा तू धनी, जासी फूल जड़े पर बास न जासी बाग जी।
हे बागा, फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है। तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से थोड़ ठोड़ पग दौड़ करचा पेट रहे कारण, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। पेट के लिए आदमी, कमाई के लिए आदमी कहीं भी मजदूरी कर लेगा, पैसों के लिए बागे जैसे दोस्त को कैसे भूला जा सकता है। फिर कहा ठीक है, आप जानो ना आपका काम जान। तो आसानंद जी बाद में किस पर दोहे लिखेंगे? बागा भारमली।